कहानी की शुरुआत में हमें इस्तांबुल में एक कारपेट शॉप दिखाई जाती है जहां आरिफ और उसकी पत्नी सेकू काम करते हैं। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लोगर अपने असिस्टेंट के साथ उसकी दुकान पर आता है और आरिफ को बताता है कि उसने पास की जगह में एक अजीब सी चीज देखी है जिसे वह उसे भी दिखाना चाहता है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो लोगन आरिफ को पकड़ लेता है और उसे एक टाइम मशीन में बांध देता है। उसके बाद लोगन हाई टेक्नोलॉजी मशीन पर लेटकर हूबहू आरिफ के जैसे दिखने वाले इंसान में बदल जाता है। दरअसल लोगन आरिफ की पत्नी को पसंद करता है और उसे पाने का चाहता है, इसलिए उसने यह चाल चली थी। वह आरिफ को बताता है कि वह इस रूप में उसकी पत्नी सेकू से मिलेगा। यह देखकर आरिफ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लोगन आरिफ को टाइम मशीन की सहायता से समय में 10 लाख साल पीछे भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरिफ क्रिटेशियस युग में आता है, जहां अभी डायनासोर्स का राज होता है। वह डरते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। तभी उसके सामने कुछ लंगूर आते हैं। यह एप्स उस समय के हिसाब से काफी डेवलप थे, लेकिन इंसानों की तरह विकसित होने में इन्हें अब भी काफी समय लगने वाला था। आरिफ के पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वह उनके साथ रहना शुरू कर देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और नई चीजें सिखाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम आता है। जब वह टॉयलेट करने जाता है तो देखता है कि सर्दी की वजह से उसका पेशाब जम जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वहां का तापमान आज के नॉर्थ पोल के बराबर है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह टाइम पास करने के लिए अपनी जमी हुई टॉयलेट से डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। 2 महीने तक लंगूरों को काफी सिखाने पढ़ाने के बाद भी उसे उनमें कोई बदलाव नहीं दिखता, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अगर वह इनके साथ रहता है तो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह इंसानों की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना एक टीरेक्स डायनासोर से होता है, जो उसे देखकर उस पर दहाड़ने लगता है। आरिफ शुरू में तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह एक फीमेल डायनासोर है और यह सिर्फ अपने अंडों की हिफाजत करने की कोशिश कर रही है, तो वह फ्रेंडली लुक देकर वहां से हट जाता है, जिसे देखकर वह टीरेक्स डायनासोर भी काफी खुश होती है और उसे शहद का घोंसला दे देती है, जिसे लेकर आरिफ भी काफी खुश होता है। लेकिन इस घोंसले की वजह से एक बड़ी मधुमक्खी आरिफ के पीछे पड़ जाती है और उसे डंक मारने की कोशिश करती है। मधुमक्खी से बचने के लिए वह जंगल में चारों तरफ भागता है और किसी तरह पेड़ के पीछे छुपकर मधुमक्खी से अपनी जान बचाता है। लेकिन मधुमक्खी के डंक की वजह से उसे चक्कर आने लगता है और वह वहीं गिर जाता है। बेहोश होने से पहले उसे पेड़ पर 2 आदिमानव दिखाई देते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ बोल पाता। उससे पहले वह उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक गुफा में होता है, जहां चारों तरफ आदिवासी उसको घेर कर मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। आरिफ इनके लिए एक विचित्र इंसान है, इसलिए यह लोग उसे काफी डरे हुए हैं और उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आरिफ की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे इनकी भाषा आती थी, इसलिए वह इनके सरदार डिमी को बताता है कि वह एक फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया हुआ एक आम आदमी है और वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी अचानक एक आदमी आता है और बताता है कि आरोगियन आए हैं। आरोगियन एक अलग कबीला था जिसका सरदार कारगा था। ये लोग काफी समय से डिमी जाति पर अत्याचार कर रहे थे। आरोगियन जब भी आते हैं तब हर बार यहाँ के लोगों को परेशान करते थे और उनका खाना और उनके हथियार जब्त करके ले जाते थे। इस बार कारगा एक विशेष काम के लिए डिमी कबीले के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों को लेने के लिए आया था। दुर्भाग्य से आरिफ भी उनमें से एक था, लेकिन जब वह जाने के लिए मना करता है तो कारगा उसे बेहोश करके अपने कबीले की तरफ ले जाता है। रास्ते में तासो नाम का एक जंगली आदमी चट्टान से टकरा जाता है और चोट लगने की वजह से वह घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन उनके सरदार कारगो को लगता है कि तासो मर गया है और वह उसे दफनाने के लिए उसे पर पत्थर डालने शुरू कर देता है। लेकिन अब तक आसिफ को होश आ चुका था और वह इसे देखकर उनको बताता है कि तासो अभी मरा नहीं है, उसका सिर्फ हाथ टूटा है और वह उसके हाथ पर मरहम पट्टी करता है। तासो, जो कि हाथ टूटने की वजह से दर्द में करहा रहा था, वह आसिफ को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। जब यह लोग गांव पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि उस जगह पर कारगो के भतीजे कालिया का राज चलता था, जो कि तासो का पिता भी था। उसके बाद तासो अपने पिता से मिलता है। तभी कारगो तासो से उस मुखौटे के बारे में पूछता है जो उसे तासो के कमरे में मिला था। तासो खुश होते हुए कारगो को बताता है कि उसने इसे पेड़ की छाल से बनाया है, लेकिन यह बात सुनकर
काल्या परेशान हो जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा कलाकार नहीं बल्कि एक क्रूर योद्धा बने। इसके बाद काल्या अपने बचपन की एक घटना सुनाता है जिसमें उसके पिता कुमो की जान चली गई थी। वह बताता है कि एक दिन एक स्पेसशिप यहां उतरती है और उसमें से 2 अजीब से दिखने वाले आदमी बाहर निकलते हैं और वह उसके पिता काल्या को एक बॉल देकर वापस उसी स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। उनका धन्यवाद करने के लिए उसके पिता उस स्पेसशिप के पीछे भागते हैं, लेकिन उससे निकलने वाली धुआं से जलकर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए उसे अब हर नए इन्वेंशन और नई चीज से नफरत है। उसे लगता है कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसलिए उसने अपने पिता को वापस लाने के लिए एक ऊंचा टावर भी बनवाया है। अब तक टावर पर कई लोगों ने चढ़कर उसके पिता को लाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाया है। यहां हमें पता चलता है कि कार्गोडिमी जनजाति के 3 शक्तिशाली लोगों को लाया था। उनको इसी टावर पर चढ़ने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद आरिफ अपनी इच्छा से उस टावर पर चढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह उस टावर के टॉप तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है, जिसे देखकर आरिफ को लगता है कि यह काल्या के पिता कुमो है। वह उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए बोलता है, लेकिन वह आदमी उसे देखकर डर जाता है। पांव फिसलने की वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह धीरे धीरे वापस करके नीचे आना शुरू कर देता है। जैसे नीचे पहुंचता है तो आरोगियन कबीला उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक कोई भी उस टावर से जिंदा वापस नहीं लौटा था। उसे देखकर लोग खुशी से झूम उठते हैं और माहौल कुछ हद तक अच्छा हो जाता है। लेकिन काल्या इस बात पर उदास हो जाता है, क्योंकि वह अपने साथ वापस उसके पिता कुमो को नहीं लाया था। तासो भी आरिफ की बहादुरी से इंप्रेस हो जाता है और पत्थर पर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, जिसे देखकर आरिफ उसकी कला की तारीफ करता है। उसके बाद तासो उसे अपनी पेंटिंग्स का कलेक्शन दिखता है, जहां आरिफ को दूसरे गांव की लड़की, जिसका नाम मीमी होता है, उसकी पेंटिंग दिखाई देती है। इस लड़की पर तासो का क्रश होता है और वह उसे पेलना चाहता है। इस लड़की को देखकर आरिफ को अपनी पत्नी सीकू की याद आती है, इसलिए वह तासो से कहता है कि वह उसे अपने सारे हाईटेक औजार दे दे ताकि वह वापस अपने समय में जा सके। तासो आरिफ को बताता है कि उसके पिता ने उन औजारों को गुफा में छुपा रखा है और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन आरिफ तासो को मीमी से मिलने का वादा करके उसे मान लेता है। उसके बाद आरिफ और तासो औजार चुराने के लिए गुफा की ओर चले जाते हैं, लेकिन चोरी करते हुए कारगा उन्हें देख लेता है और वह उन दोनों को पकड़कर कालिया के पास ले जाता है। कालिया को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसका बेटा चोर बन गया है, इसलिए वह उन दोनों को कबीले से बाहर निकाल देता है। तासो और आरिफ दोनों गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उसके बाद उनकी नजर मिमी और उसकी फ्रेंड्स पर पड़ती है, जो नदी में नहा रहे होते हैं। वे दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तासो की खराब छवि की वजह से मिमी उसे पसंद नहीं करती है। उसके बाद आरिफ मिमी को तासो की पीठ पर उसकी तस्वीर की पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर मिमी इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद यह सभी लोग वापस मिमी के गांव आ जाते हैं, जहां आरिफ उन सबको बताता है कि वह उनके साथ मिलकर एक नई सभ्यता की शुरुआत करना चाहता है। वह उनके सरदार डिमी को काल्या की गुफा में मौजूद हजारों हाईटेक औजारों के बारे में बताता है, जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे। उन औजारों की चोरी करने के लिए वह गांव वालों से सहायता मांगता है। हाईटेक औजार और टेक्नोलॉजी को गांव में लाने के लिए वह लोग उनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। अगली रात को आरिफ और तासो फिर से चोरी करने के लिए गुफा में जाते हैं और सारे जरूरत के औजार एक चक्के वाली गाड़ी में डालकर गांव ले आते हैं। उसके बाद आरिफ ने उन सभी औजारों का यूज करके गांव वालों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। अब हर कोई उन मशीनों का यूज करके अलग अलग चीजें बना रहा था। कुछ दिनों के बाद आरिफ के द्वारा बनाई गई चीजों से उनकी जिंदगी बहुत बदल जाती है और कई हजार सालों में होने वाले चेंजेस उन्हें कुछ दिनों में दिख जाते हैं। महिलाएं अब खाना बना रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे। इन सब चेंजेस को देखकर गांव वालों ने आरिफ को गांव का मुखिया बना दिया। लेकिन आरिफ अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी इन लोगों की बुद्धि में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर काल्या को पता चल जाता है कि गुफा को आरिफ और तासो ने लूट लिया है, इसलिए वह गुस्सा होकर अपने चाचा कार्गो को उन्हें करने के लिए भेजता है। कारगा जब गांव आकर देखता है तो वह उनके आविष्कार को देखकर हैरान रह जाता है और वह उन्हें वार्निंग देते हुए बोलता है कि सारे औजार उसे वापस दे दिए जाएं। लेकिन आरिफ गांव वालों के सामने उसकी नकल उतारते हुए उसका मजाक बनता है
और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देता है। इससे कारगा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें वार्निंग देते हुए बोलकर जाता है कि वह अपनी सेना के साथ वापस आएगा। एक दिन आरिफ, तासो, मिमी और गांव के सभी लोग पास के जंगल में पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वे वापस आकर देखते हैं तो उन्हें पूरा गांव तहस नस मिलता है। उन्हें पता चलता है कि आरोगियंस ने गांव को लूट लिया है और सारी चीजें अपने साथ ले गए हैं। इन झगड़ों से परेशान होकर आरिफ कालिया के पास जाता है और वह उसके सामने दोनों कबीलों के बीच एक फुटबॉल मैच खेलने का प्रस्ताव रखता है। वह उसे बताता है कि अगर उसकी टीम जीत जाती है तो उन्हें चुराया हुआ सारा सामान वापस करना होगा, और अगर वे लोग हार जाते हैं तो वह उसके पिता को वापस लाने के लिए सबसे ऊंचा टावर बनाएगा। इस सुनकर कालिया तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि आरोगियंस अपने मरे हुए पिता कुमो की याद में काफी समय से बॉल गेम खेलते हुए आ रहे थे। कुमो की वो स्पेशल बॉल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, इसलिए कालिया को टीम बनाने में कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने कबीले के 6 सबसे मजबूत और ताकतवर लोगों को फुटबॉल मुकाबले के लिए चुनता है। वहीं दूसरी ओर आरिफ भी काबिले में अपने खिलाड़ियों की तलाश शुरू करता है, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वहां किसी ने फुटबॉल खेलना तो दूर इसके बारे में सुना भी नहीं था। तभी मिमी आरिफ को बताती है कि उनके गांव में कुहारा नाम का एक अरोगियन गोलकीपर रहता है, जो कि अब रिटायर हो चुका है। उसने एक बार फुटबॉल मैच में 8 गोल किए थे। इसके बाद आरिफ उसे खेलने के लिए मनाता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह खेलने के लिए मना कर देता है। यह देखकर उनके कबीले का सरदार डिमी टीम का गोलकीपर बनने के लिए तैयार हो जाता है। आरिफ और तासो फॉरवर्ड स्ट्राइकर बन जाते हैं। बाकी गांव के कुछ लोगों को टीम के दूसरे खिलाड़ियों बना दिया जाता है। मिमी और गांव की अन्य महिलाएं टीम के लिए जर्सी तैयार करती हैं। इसके बाद आरिफ अपनी टीम को कड़ी ट्रेनिंग देने शुरू करता है। इसके बाद वह ऐतिहासिक पल आता है जहां हर कोई उस मैच को लेकर उत्साहित था। आरोगियंस अच्छा खेल दिखाते हुए शुरुआत से ही उन पर हावी होने लगते हैं। वे आसानी से अपने विरोधियों को मात देते हुए शानदार 4 गोल कर देते हैं, लेकिन हाफ टाइम से पहले आरिफ की टीम का एक खिलाड़ी जैसे तैसे करके बॉल को गोलकीपर के पार पहुंचा देता है। एक गोल करने के बाद वह खिलाड़ी इतने जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन करता है कि वह आग के लपेटे में गिर जाता है। हाफ टाइम के दौरान आरिफ अपने टीम मेंबर्स के सामने खुलासा करता है कि वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दूसरे से ग्रह से आया हुआ एक एलियन है। वह सबको बताता है कि वो पृथ्वी पर यहाँ के अच्छे भोजन की वजह से रह रहा है और उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं, जो उन्हें आसानी से गेम जितवा सकती है। आरिफ बताता है कि उसने शक्तियों का इस्तेमाल अब तक इसलिए नहीं किया ताकि किसी को चोट ना लगे, लेकिन अब जब सामने वाली टीम जीतने की कगार पर है तो उसे वापस एलियन बनना पड़ेगा। आरिफ की बात सुनकर टीम मेंबर्स में जोश बढ़ जाता है और वे उसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जल्दी ही मैच का सेकेंड हाफ शुरू होता है और आरिफ अपनी पावर का यूज करके खेल पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। अपना जबरदस्त खेल दिखाते हुए उसने अपनी टीम को शानदार 3 गोल दिलाए, जिससे खेल 4-4 की बराबरी पर आ जाता है। खेल के दौरान तासो आरोगियों के एक खिलाड़ी से भिड़ता है, इसलिए उसे पेनल्टी मिलती है। गोलकीपर डिमी पेनल्टी बचाता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ टूट जाते हैं और उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रोस्टर में कोई गोलकीपर नहीं होने के कारण आरिफ की टीम फिर से कमजोर होने लगती है, लेकिन तभी कुहारा अचानक से गोलकीपर बनकर मैच में आ जाता है। वह शानदार गेम दिखाते हुए विपक्षी टीम के सारे गोल्स को रोक लेता है। अंत में मैच एकदम रोमांचक मोड पर आ जाता है और कुछ सेकंड का समय बचता है। तभी आरिफ हवा में उछलकर एक शानदार शॉट मारता है और बोलता है, सीधा गोलकीपर के ऊपर से रोस्टर में चली जाती है। इसी के साथ आरिफ की टीम जीत जाती है। इस शानदार मैच को देखकर काल्या भी खड़ा होकर आरिफ की टीम की जीत की सराहना करता है। उसके बाद वह आरिफ से कहता है कि वह आज के बाद उनके कबीले से दूर रहेगा और उन्हें वापस सारे आधुनिक औजार वापस कर देता है। इस जीत के बावजूद भी आरिफ काफी दुखी होता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी सेकू की याद आती है। उसे लगता है कि लोगर उसकी पत्नी के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा, इसलिए वह गांव छोड़कर वहां से जाने का मन बना लेता है। जाने से पहले वह पैसों को अपनी घड़ी और मेनी को अपनी सगाई की अंगूठी गिफ्ट में देता है। तभी उसे अचानक एक चमकीली फ्लैश दिखाई देती है। वह सामने अपनी पत्नी सेकू को देखकर काफी खुश हो जाता है। उसकी पत्नी सेकू उसे बताती है कि तुम्हारे लोगर के साथ चले जाने के बाद मैंने इंटरनेट पर 10 लाख साल पुरानी अंगूठी और एक घड़ी देखी, जो आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप को एक गुफा में मिली थी।
जब मैंने इसको सही से चेक किया तो मुझे पता चला कि यह तो तुम्हारी अंगूठी और घड़ी है। तब मुझे शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने पता लगा लिया कि जो इंसान मेरे सामने आरिफ बनकर आया है वह कोई और बहरूपिया है। पूछने पर मुझे पता चल गया कि वह लोगर ही था। इसलिए उसने लोगर को गन पॉइंट पर लेकर अपने पति के बारे में सारी जानकारी ले ली और टाइम मशीन की सहायता से वापस तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी सभी गांव वालों से विदा लेते हैं और वापस अपने टाइम जोन में चले जाते हैं। उसके बाद वे दोनों उस टाइम मशीन की सहायता से लोगर को 1 मिलियन साल पहले उसी गांव में भेज देते हैं, जहां पहले तो गांव वालों को लगता है कि यह आरिफ है, लेकिन जब वह उनसे गंदी बातें करता है तो वह समझ जाते हैं कि यह कोई बहरूपिया है। वहीं दूसरी तरफ काल्या और उसके लोगों को लगता है कि यह लोगर का ही अंतरिक्ष यान था, जो कई साल पहले उनके गांव में आया था, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी। गुस्साई भीड़ को देखकर लोगन काफी घबरा जाता है और वह उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगता है। भीड़ धीरे धीरे उसके पास जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से टी-रेक्स डायनासोर आकर लोगर को निगल जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।